Hello everyone, welcome you all in a daily current affairs session. In this session, we will going to discuss 22nd May 2021 current affairs. So let's see what are the today's important current affairs. So we will cover all the important current affairs related to our examination. We will cover national news, we will cover state news, business news, banking news, appointment and resignation, science and technology news, art and culture, ranking and index and sport news. So let's begin. So फर्स्ट वी विल कवर नेशनल न्यूज. देखते हैं कि क्या है नेशनल न्यूज में. तो न्यूज में दिया गया है कि आईसीएमआर अप्रूव कोविसेल्फ किट अ होम टेस्टिंग कोविड किट. तो आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिया है कि आप घर में भी रह के अपनी जांच करा सकते हो. तो यहां पर अगर बात करें, आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. कई बार न्यूज में रहता है और अगर बात करें इससे पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, फुल फॉर्म का भी बन सकता है. तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अगर बात करें, हैज अप्रूव्ड कोविसेल्फ किट. एक कोविसेल्फ किट अप्रूव कर दी है फॉर द पर्पस ऑफ होम टेस्टिंग. इट स्टेटेड दैट ऑल द सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल who test negative by rapid antigen test should get themselves immediately tested by RT-PCR. तो अगर बात करें, अगर जो भी किट मिलेगी वो एंटीजन टेस्ट वाली किट होगी. अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं कोविड के और तब भी वो अगर आपको नेगेटिव शो कर रहा है, तब आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हो. ठीक है. द टेस्ट kit will be priced rupees 250 and available in a pack of one. MyLab current production capacity is 70 lakh tests per week and plan to increase its capacity to 1 crore tests per week within 14 days. ICMR also stated the home testing mobile app is available in the Google Play Store and Apple Store and must be downloaded by all users. ठीक है ना. एक यहाँ पे ऐप लॉन्च किया है, होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप. तो वो सबको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना चाहिए. द मोबाइल ऐप इज कॉम्प्रिहेंसिव गाइड of the testing procedure and will provide positive and negative result to the patient. ठीक है. देन नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवी डिजाइन ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम. तो इंडियन नेवी ने एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया है. तो जान लेते हैं इसके बारे में. इंडियन नेवी है डेजिग्नेटेड एस ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम. पेपर में आपसे ज्यादा टेक्निकली या डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो डिटेल में नहीं पूछा जाएगा. आपको बस अगर बात करें जो हेडलाइन न्यूज होती है वो पता होनी चाहिए और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे अगर बात करें, एक ओआरएस सिस्टम लॉन्च किया गया है जो भी ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है उसके लिए, यानी ऑक्सीजन को रिसाइकिल करने की बात कर, ऑक्सीजन को रिसाइकिल करने के लिए एक यहाँ पे अगर बात करें सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. द ड्राइविंग स्कूल ऑफ द सदर्न नवल command of the Indian Navy has conceptualized and designed the system to alleviate the existing oxygen shortage. The ORS has been designed by Lieutenant Commander Mayank Sharma of the diving school. Sorry, driving nahi, diving. The system design has been patented and application. ठीक है, पेटेंट भी करा लिया इंडियन नेवी ने. ORS is designed to extend the life of the existing medical oxygen. ठीक है. ये क्या करता है, जो जो भी मेडिकल ऑक्सीजन यूज करते हैं उसकी लाइफ को बढ़ा देता है. ठीक है ना. कैसे? 2 और 4 टाइम, 2 से 4 गुना ये बढ़ा देता है. जो भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसकी यूज को 2 से 4 गुना बढ़ा देता है. यूजिंग द फैक्ट दैट ओनली a small percentage of oxygen is inhaled by a patient is actually absorbed by the lungs, the rest being exhaled into the atmosphere along with carbon dioxide produced by the body. तो वहां पे अगर बात करें स्मॉल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ही अगर बात करें इनहेल की जाती है, तो वो अपने एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब अगर बात करें जो एग्जिस्टिंग मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे, मतलब अगर बात करें 2 से 4 टाइम एक्सटेंड किया जाएगा ओआरएस के थ्रू. ठीक है. तो ये ओआरएस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है, डिजाइन किया है, इंडियन नेवी ने किया. और किसने किया हो, लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक सिंह जी ने किया है. ठीक है. इंडियन नेवी की अगर बात करें तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है भारत में, तो इंडियन नेवी डे जो इंडिया में मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है. और कदमबीर एडमिरल कदमबीर सिंह जो हैं वो इंडियन नेवी की अगर बात करें चीफ है. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है 51 वर्चुअल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर इनॉग्रेटेड इन दिल्ली. तो ये 51वां वर्चुअल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर लॉन्च किया गया. द फेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट वर्चुअल इन द होम
फैशन, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल एंड फर्नीचर सेक्टर। तो ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर जो वर्चुअली अगर बात करें इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में, इसमें जनरली अगर बात करें अगर बात करें वर्चुअल शो होगा, वो किसका होगा? होम का, फैशन का, लाइफस्टाइल का, टेक्सटाइल का, फर्नीचर सेक्टर का, तो ये सारी चीजें शो की जाएंगी। एंड एक्सक्लूसिव B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ये B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आई होप आप लोगों को पता होगा B2B क्या होता है। B2B का फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। यानी अगर बात करें फॉर एग्जांपल, मैंने कोई अगर बात करें डिजाइनिंग शर्ट लॉन्च करी, या डिजाइनर मैंने कपड़े लॉन्च किए, तो वही बात है कि मैं कपड़े मैंने बनाए हैं, मैं मैन्युफैक्चर हूं, और मैं अगर बात करें जो रिटेलर है उसे शो करूंगा, ठीक है ना। तो B2B यहाँ पर अगर बात करें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये B2B पर काम करता है। यानी जिन्होंने कुछ नया बनाया है या उसमें कुछ इनोवेशन किया, वो अपना वहां पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। B2B online platform is developed to assist the buyers from across all the globe to source from India. During the fair webinar on topics such as quick ways to optimize forex operation in turbulent times, 7 easy way to grow your export will be organized to provide a in-depth knowledge to the participants so they can keep themselves abreast with the international trade requirement. तो जो लोग एक्सपोर्ट पे या अगर बात करें अपने अपने काम को ऑल ओवर द वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें वहां पर गाइड भी किया जाएगा, उन्हें वहां पर अगर बात करें मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। फर्दर क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन बाय आर्टिसंस ऑन ब्लू पोट्री, वार्ली पेंटिंग, स्क्रू पाइन क्राफ्ट, कार्निश सॉल्स, मीनाक्षी artistic textile will also form part of the activity that are scheduled during the fair. तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेट न्यूज की। स्टेट न्यूज में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में यहाँ अनाउंस किया है असम ने कि ई संपर्क टीम, एक ई संपर्क टीम लॉन्च की है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम अभी बात ही कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि बिहार ने एक कोविड हिट ऐप लॉन्च किया है। या अगर बात करें, हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश ने भी एक आयुष अपना घर द्वार एक लॉन्च की है स्कीम। तो जनरली ये जो स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही हैं, वो कोविड पेशेंट से अगर बात करें संपर्क में रहने के लिए कर रही हैं, उनके वेलबींग के लिए। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ कोविड पेशेंट्स की वेलबींग के लिए इस तरीके की हेल्थ फैसिलिटी लॉन्च कर रही है। तो असम ने अपने यहाँ एक फैसिलिटी लॉन्च की है, ई संपर्क टीम प्रोवाइड टेली कंसल्टेशन। ये टेली कंसल्टेशन करेंगे, यानी उन घर नहीं जाएंगे, बट ये फोन बात करेंगे उनसे, कम्युनिकेट करेंगे, उनके वेलबींग के बारे में बात करेंगे, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च करी है? असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ई संपर्क। और ई संपर्क क्या है? इट इज ई संपर्क टीम क्या है? इट प्रोवाइड टेली कंसल्टेशन टू होम आइसोलेशन पेशेंट। तो ये होम आइसोलेशन पेशेंट को अगर बात करें ये टेली कंसल्टेशन सी प्रोवाइड करेंगे। तो यही इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो पेपर में यही क्वेश्चन बनाया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि अभी असम गवर्नमेंट ने जो होम आइसोलेशन पेशेंट थे कोविड-19 के, उनके लिए क्या फैसिलिटी लॉन्च की थी। तो उनके लिए जो फैसिलिटी लॉन्च की थी वो ई संपर्क था, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में असम के नए सीएम बने, असम में इलेक्शन हुए थे, और असम के नए सीएम का नाम क्या है? असम के नए सीएम का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है ना। हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके गवर्नर का नाम क्या है असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी, द गवर्नर ऑफ असम। तो पेपर में सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन आते ही आते ही हैं। ये तो मिले स्टैटिक पॉइंट हो गया, असम न्यूज में, क्यों न्यूज में, ई संपर्क की वजह से न्यूज में। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं इस न्यूज से। देन नोएडा ट्रैफिक पुलिस एंड फोर्टिस हॉस्पिटल jointly launched 20 ऑटो एम्बुलेंस इन सिटी। तो अभी नोएडा ने क्या किया कि वहां पर फोर्टिस जो हॉस्पिटल है उसके साथ टाई अप किया, और वहां पे अगर बात करें 20 ऑटो में एम्बुलेंस फैसिलिटी लॉन्च की गई। इसमें अगर बात करें, देखो यहाँ दिया भी गया, नोएडा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट हैज लॉन्च ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर कोविड-19। ये हेल्पलाइन नंबर दे दिया। अब ये जो आपका ऑटो रहेगा, ये इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा, रेगुलेटर मास्क रहेगा, पीपी किट्स, यानी ये जो बेसिक जो कोविड की जो इक्विपमेंट है वो सारे वहां पर रहेंगे। वाइल द ड्राइवर्स जो होंगे उन्हें बेसिक अगर बात करें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फोर्टिस द्वारा। एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी कि इन इक्विपमेंट को कोविड पेशेंट के साथ कैसे यूज करना है। एंड देयर आर 20 सच ऑटो दैट हैव बीन कन्वर्टेड टू एम्बुलेंस। 20 ऑटो को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है।
और फोर्टिस वहां पे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है बिजनेस न्यूज। तो देखते हैं क्या है आज की बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज में दिया गया है कि आरबीआई इनेबल मोबाइल वॉलेट्स कैन बी कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम एंड पीओएस टर्मिनल। अब यहाँ पे आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, इनेबल कर दिया है कि जो मोबाइल वॉलेट में, हमारे मोबाइल वॉलेट में जो पैसा होता है, मान लो आपके मोबाइल वॉलेट में 5,000 रुपए हैं, तो पहले हम क्या करते थे, मोबाइल वॉलेट से जनरली अगर बात करें, जो भी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, उसी में हम इसे यूज कर रहे होते थे। बट अब बोला गया है कि आपकी जो मोबाइल वॉलेट में जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, इसे आप निकाल भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। पहले क्या होता था कि जो मोबाइल वॉलेट में हमारा पैसा होता था उसे हम निकाल नहीं सकते थे। ठीक है ना। मोबाइल वॉलेट में जैसे अगर बात करें फोन पे है, अब फोन पे आपने क्या किया, मान लो फोन पे से आपने 500 का किसी को पेमेंट किया, और 500 को पेमेंट किया तो उन्होंने वहां पे आपको 100 रुपए का कैशबैक किया। अब जो ये 100 रुपए कैशबैक किया है, ये आपके अकाउंट में नहीं किया, इन्होंने ये फोन पे के वॉलेट पे किया, फोन पे के वॉलेट पे किया। अब ये जो पैसा है, इसे आप अगर बात करें निकाल नहीं सकते हो वॉलेट वाले पैसे को, इसे आप कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांजेक्शन में यूज करोगे। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे अलाउ कर दिया आरबीआई ने कि जो फोन, जो आपका मोबाइल वॉलेट में पैसा होता है उससे भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, एटीएम से और पीओएस के थ्रू। तो यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूज को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आरबीआई हैज परमिटेड 35 प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पीपीआई। इट इंक्लूड्स दिल्ली मेट्रो कार्ड, अमेजॉन पे, फोन पे, ओला मनी, मोबिक्विक वॉलेट, ईटीसी. Money can be loaded in these wallet. It can be transferred to another wallet or bank account, or it can be used to make payment during the online transaction. तो अगर बात करें, ये जो पैसा होता है वॉलेट में, ये ट्रांसफर भी किया जा सकता है बैंक अकाउंट में। अब इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। ठीक है। पहले अगर क्या था, पहले से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इसे यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ मनी फ्रॉम दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी विड्रॉन यूजिंग एटीएम। एटीएम से आप पैसा भी निकाल सकते हो। देखो, पहली बात ये है कि पीपीआई क्या होता है। पीपीआई अगर बात करें, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जितने भी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, अमेजोन पे हो, ये सब पीपीआई होता है। यानी आप जिससे भी पेमेंट कर रहे हो वो पीपीआई कहलाता है। आप अगर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे हो वो भी पीपीआई है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो वो भी पीपीआई है। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आप पेमेंट कर रहे हो वो सब पीपीआई कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने इन 35 पीपीआई को अलाउड कर दिया है कि पहले ये वॉलेट में भी, वॉलेट की पेमेंट, जो वॉलेट का पेमेंट होता था या जो वॉलेट में पैसा होता था उससे विड्रॉ नहीं करा सकते थे आप, लेकिन अब करा सकते हो। आरबीआई गवर्नर ने ये अनाउंसमेंट किया एट द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आरबीआई हैज आल्सो प्रपोज्ड टू मेक इंटरऑपरेबिलिटी मैंडेटरी फॉर फुल केवाईसी पीपीआई। नाउ द बैलेंस इन दिस वॉलेट हैज बीन इंक्रीज टू 2 लाख फ्रॉम 1 लाख। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पेपर में जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि जो वॉलेट की लिमिट थी वो कितनी कर दी गई है। पहले वॉलेट में आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक रख सकते थे, अब वॉलेट की लिमिट को बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 2 लाख कर दिया गया। बिसाइड दिस, आरबीआई also allowed these wallet, credit card and prepaid card to use RTGS NEFT for money transfer। तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि आप अगर वॉलेट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, किसी भी प्रीपेड कार्ड से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप आरटीजीएस या एनईएफटी को यूज कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा कि आरटीजीएस एनईएफटी क्या है। आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो हम आरटीजीएस और एनईएफटी का यूज करते हैं। आप बिना आरटीजीएस और एनईएफटी के एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो हम आरटीजीएस एनईएफटी की मदद से बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, या एक और प्लेटफॉर्म है आईएमपीएस, उसके थ्रू करते हैं। तो इन चैनल्स के थ्रू हम पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी कि आरबीआई ने ये जो मोबाइल वॉलेट है इसमें से कैश विड्रॉल अलाउ कर दिया, और कैश, और जो उसकी लिमिट थी 1 लाख थी वॉलेट की, अब कितनी कर दी है, 2 लाख कर दी है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे पेपर में। बाकी पीपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। बैंकिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। अभी एसबीआई न्यूज में है। एसबीआई न्यू दिल्ली गेट्स नोट टू ओपन एफसीआरए अकाउंट। तो अगर बात करें दिल्ली की, जो एसबीआई ब्रांच है उसे एफसीआरए अकाउंट ओपन करने की परमिशन मिल गई है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन permitted existing foreign contribution regulation act account holders including NGO and association to open their FCRA account in the New Delhi main branch। तो क्या है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कलेक्ट करती हैं पैसा फॉरेन फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, बहुत सारी एनजीओ हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी फॉरेन फॉरेन करेंसी के फॉर्म में पैसा पैसा कलेक्ट कर रही हैं, वो अपना एफसीआरए अकाउंट न्यू दिल्ली की मेन ब्रांच में खुलवा सकती हैं।
ठीक है। और अगर और अब कब तक खुलवा सकती हैं? अप टू 30 जून 2021 तक। अभी अगर बात करें टिल डेट, ये देखो ये एक्चुअली अक्टूबर 2020 में चालू हुआ था, तो अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक अगर बात करें तो 13,729 अकाउंट खुल चुके हैं। ठीक है, 13,729 अकाउंट खुल चुके हैं। और यहाँ पे अगर बात करें जून 30 2021 तक, यहाँ पर इसे बढ़ा दिया गया कि जून 30 2021 तक यहाँ पे कोई भी अगर एनजीओ है, एसोसिएशन है, वो उसे अपना एफसीआरए अकाउंट खुलवाना कंपलसरी है, जो भी अगर बात करें फॉरेन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है बाहर से। ठीक है, न्यू दिल्ली की इस ब्रांच में आपका अकाउंट होना कंपलसरी है। देन अगर बात करें, अगली न्यूज है, एक चीज और, यहाँ पे अगर बात करें एसबीआई से और क्या क्वेश्चन मिल सकता है? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? एसबीआई के चेयरमैन लास्ट ईयर ही नए बने हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ये भी अक्टूबर में ही इसके चेयरमैन बने थे, दिनेश कुमार खारा। और अगर बात करें एसबीआई की टैगलाइन क्या है, एसबीआई की टैगलाइन क्या है? एसबीआई की टैगलाइन है बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंक, बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक न्यूज में है। आईडीबीआई बैंक इंट्रोड्यूस फुल्ली ऑटोमेटेड लोन प्रोसीजिंग सिस्टम। तो एक आईडीबीआई बैंक ने स्कीम लॉन्च करी है, फुल्ली लोन प्रोसीजिंग सिस्टम। देख लेते हैं क्या है ये। आईडीबीआई बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए फुल्ली डिजिटलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफरिंग ओवर 50 प्रोडक्ट टू एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे अगर बात करें, एक डिजिटलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है कि डिजिटल लोन प्रोवाइड करेंगे किस सेक्टर में? एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर में आईडीबीआई डिजिटल लोन प्रोवाइड करेगा। द लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर एमएसएमई, एमएसएमई का फुल फॉर्म पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड एग्री प्रोडक्ट सीमलेसली integrated with data fintech bureau validation, document shortage, account management, and customer notification, among others. IDBI Bank said in a release, bank mentioned that these features of the fully digitized and automated loan processing system are further aimed at providing a superior tech enabling banking experience टू बैंक, एमएसएमई एंड एग्री कस्टमर। तो जनरली अगर बात करें एग्रीकल्चर कस्टमर और एमएसएमई कस्टमर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च करी है आईडीबीआई बैंक ने। ठीक है ना, कौन सी स्कीम है? लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर एमएसएमई एंड एग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये लोन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ डिजिटाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया? आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। पहले ये सरकारी बैंक था, बट फ्रॉम अगर बात करें जनवरी 2019, इसे जो ओवरटेक कर लिया, इसके जो 50% शेयर खरीद लिए हैं वो एलआईसी ने खरीद लिए हैं। तो अब इसका जो ओनर है वो एलआईसी है, और एलआईसी आईडीबीआई बैंक को एज अ प्राइवेट बैंक रन कर रहा है। तो अब ये सरकारी बैंक नहीं है। पहले आईडीबीआई बैंक सरकारी बैंक था, अब ये एक सरकारी बैंक नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज है, एचएसबीसी इंडिया लॉन्चेस डिजिटल बैंकिंग फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। तो यहाँ पे अगर बात करें डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या हो गया कि डिजिटल अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है ना, तो डिजिटल अकाउंट फैसिलिटी के लिए यहाँ पे एचएसबी बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, किसके लिए? कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। अभी एचएसबीसी क्या है? एचएसबीसी एक बैंक है, एचएसबीसी इंडिया। एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन। हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, क्या फुल फॉर्म है? लिख लेना, हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन। इसका देखो अगर बात करें एचएसबीसी का हेडक्वार्टर अगर बात करें तो लंदन में है। नाम क्या है? हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन। तो हमें नाम से लगेगा कि इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है, शंघाई में है, बट इसका हेडक्वार्टर ना ही हांगकांग में है ना ही शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगर आपसे पूछा जाए एचएसबीसी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एचएसबीसी इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, वो मुंबई में है। तो ये एक इंटरनेशनल बैंक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एचएसबीसी इंडिया लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर। HSBC Smart Serve and HSBC IntelliSign are first of its kind digital solution aimed at ensuring a quick, secure, seamless onboarding process for corporate client. The API application programming interface enables solution provide an accelerated onboarding experience, replacing the documentation process with a digital platform, including the use of electronic signature as well as leveraging existing data
असेस टू कंप्लीट ओपन रिक्वायरमेंट। तो वही बात है कि आपको हर चीज प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी, एपीआई के बेसिस पे उसे बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपका के बेसिस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी अगर बात करें जनरली जो बेसिक ये जनरली ये जो भी ये सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे जो कस्टमर है, यूजर है, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से अगर बात करें वो एक तरीके से वो रिकग्नाइज कर लेता है, ठीक है, एपीआई। तो एपीआई के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको बस इतना पता होना चाहिए, एचएसबीसी ने अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग लॉन्च करी है, यानी इसके थ्रू जो कॉर्पोरेट्स कस्टमर है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करी है फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। तो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया एचएसबीसी इंडिया ने किया। एचएसबीसी पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बनता भी है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था जिसने एटीएम इंट्रोड्यूस किया था। तो एचएसबीसी ने सबसे पहले एटीएम इंट्रोड्यूस किया था 1987 में। अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज। मार्था कोमे नेम्ड एट द केनिया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। तो केनिया की पहली चीफ जस्टिस बनी है मार्था कोमे। तो जान लेते हैं इनके बारे में। लेडी जस्टिस मार्था कराम्बू कोमे is a Kenyan advocate and human rights defender serving as the Chief Justice of the Republic of Kenya since May 19, 2021. She is the first woman to serve as Chief Justice in Kenya. ये पहली वुमेन हैं जो चीफ जस्टिस हैं बनी है केनिया की, ठीक है। She has an aggregate 33-year experience in legal profession. She was appointed by President Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta अगर बात करें केन्या के प्रेसिडेंट है। Just as a few week after 61-year-old came top of 10 कैंडिडेट। तो बस ये पता होना चाहिए, नाम ही पता होना चाहिए, क्या नाम है? मार्था कुमे, ही नाम याद रख लो, मार्था कराम्बू कुमे, ठीक है। और वहां की प्रेसिडेंट का नाम क्या? उरू केनियाटा। केनिया की कैपिटल क्या है? केनिया की कैपिटल नैरोबी है। केनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी है। केनिया की करेंसी क्या है? केनिया की जो करेंसी है वो है आपकी, केनिया की कैपिटल नैरोबी, केनिया की करेंसी शिलिंग। केनिया की करेंसी क्या है? शिलिंग, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें तो रिलायंस जियो एस्टैब्लिशिंग लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम इंडिया एज अ सेंटर। तो यहाँ पे अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज है उसमें यहाँ पे बताया है कि रिलायंस ने अभी अनाउंस किया है कि वो क्या करेगी, लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल लॉन्च बिछाएगी, ठीक है ना। यानी सबमरीन में भी अगर बात करें वहां पे जो है वो केबल बिछाई जाएंगी, ठीक है। मुकेश अंबानी led Reliance Jio Infocom will be constructing the largest international submarine cable system centered on India. It will consist of the India Asia Express system connecting India eastbound to Singapore and India Europe Express system connecting India westbound to the Middle East and Europe. These high capacity and high speed system will provide more than 200 Tbps of capacity spanning over 16,000 km. It is the first time in history of fabric optics submarine telecommunication. This system place India at the center of the international network map. तो जनरली अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, अगर बात करें इंटरनेशनल सबमरीन केबल यहाँ पे रिलायंस जियो स्टैब्लिश करने वाली है। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सबमरीन केबल कौन कंस्ट्रक्ट करने वाला है, तो रिलायंस जियो के जो हैं सीईओ मुकेश अंबानी वो यहाँ पर इसे करने वाले हैं। फिर यहाँ पे अगली न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी। जूस क्या है ये? यूरोप जुपिटर स्पेसक्राफ्ट एंटर टेस्टिंग फेज। तो यहाँ पे अगर बात करें, अभी तो हम मार्स में जाने की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे लोग मार्स पे रिसर्च कर रहे थे, बट यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है अब वो जुपिटर पे रिसर्च करने लगी है। और जुपिटर पे यहाँ पे अगर बात करें स्पेस एजेंसी या जो सैटेलाइट है वो भेजने की बात हो रही है। The European Space Agency developed an interplanetary spacecraft named JUICE. JUICE का full form क्या है? Jupiter Icy Moon Explorer that has entered into a testing phase. It can be tested at ESA European Space Research and Technology Center in the Netherlands. The tests are scheduled to take 31 days to complete. It has been assembled by Airbase Friedrichshafen, Germany.
जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर लिफ्ट बाय 2022 ऑन एरियान 5 रॉकेट। एरियान 5 रॉकेट से ये अगर बात करें जूस को ले जाया जाएगा और इसका फुल फॉर्म क्या है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ठीक है, ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है, जो स्पेसक्राफ्ट वहां पे जाएगा। किस रॉकेट पे जाएगा, आयरन 5 रॉकेट पे जाएगा और इसका मानना है कि 2029 तक ही पहुंच जाएगा। तो 2022 पे जुपिटर के लिए एक यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट रवाना होगा यूरोप से और वो 2029 तक पहुंच जाएगा। तो अभी तो मार्स पे रिसर्च कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू अ जुपिटर्स। ठीक है, इट विल बिगिन इन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्लेनेट एंड इट्स ओशियनिक मून यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो विल इन्वेस्टिगेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर हैबिटेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसके सीईओ जॉनन डेची वार्नर हैं और इसके डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एस्काबैचर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है एटलस 5 रॉकेट लॉन्चेस सिबरिस जियो 5 सैटेलाइट फॉर यूएस स्पेस फोर्स। तो यूएस स्पेस फोर्स ने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, एटलस 5 रॉकेट। ये रॉकेट का नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एटलस 5 रॉकेट आपको तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया ना रॉकेट के बारे में, तो ये रॉकेट से भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा रॉकेट यहाँ पर भेजा जाएगा और क्या है स्पेसक्राफ्ट का नाम। तो ये अगर देखो इस न्यूज से अगर बात करें ना, तो ये जूस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कौन भेज रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर बात करें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस हैज बीन असेंबल्ड। असेंबल्ड के बारे में याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस न्यूज से इंपॉर्टेंट है जिससे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें ये वाली न्यूज है, इसमें भी अगर हम बात करें ये रॉकेट का नाम दिया गया। अब इस रॉकेट से क्या लॉन्च किया जाएगा, सैब्रिस जियो 5 लॉन्च किया जाएगा, सैब्रिस जियो 5 सैटेलाइट। अब सैब्रिस जियो 5 सैटेलाइट क्या वो जान लेते हैं। और ये कौन लॉन्च कर रहा है, फॉर यूएस स्पेस फोर्स। यूएस स्पेस फोर्स के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए American spacecraft service provide Atlas 5 rocket has successfully launched the space-based infrared system। अब ये क्या होता है, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जो सैटेलाइट होती है, ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जीईओ का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो फ्लाइट 5 मिशन है या ये जो स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है, ये है क्या, ये जनरली अगर बात करें डिटेक्ट कर लेता है। किसे डिटेक्ट कर लेता है, कोई भी अगर मिसाइल है लॉन्च हो रही है, मान लो किसी देश ने एक दूसरे देश में मिसाइल लॉन्च करी है, कुछ भी किया, तो ये इंफ्रारेड अगर बात करें सिस्टम होता है जो ऑब्जर्व कर लेता है कि मिसाइल कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये जनरली एक तरीके का अगर बात करें प्रोटेक्शन लेयर होती है, एक तरीके की प्रोटेक्शन लेयर होती है। ठीक है, तो जो पता करती है कि कोई अगर दुश्मन कंट्री हमला कर रही है, तो वो मिसाइल जो भेज रही है, मिसाइल भेज रही है, कौन सी मिसाइल है, ये कहाँ से मिसाइल आ रही है, या उसकी जो टाइमिंग है वो सब पता चल जाता है। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 एट केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा यूएस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लॉन्च हुआ है सिब्रिस, ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, सिब्रिस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन से रॉकेट से भेजा गया, एटलस 5 रॉकेट से भेजा गया ये पता होना चाहिए, और कहाँ से भेजा गया, केप कानवरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से भेजा गया फ्लोरिडा में। ठीक है, इट वॉज द 87th लॉन्च ऑफ द एटलस 5 रॉकेट। इट इज ऑल्सो यूएलए 144th मिशन। द फर्स्ट 4 सिब्रिस जियो सैटेलाइट वर लॉन्च बाय एटलस 5 बिटवीन 2011 टू 2018। तो बस आपको इस सिब्रिस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एटलस 5 के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से लॉन्च हो रहा है और कौन लॉन्च कर रहा है, यूएलए ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिब्रिस के बारे में देख लेते हैं। सिब्रिस जियो 5 इज द फर्स्ट मिलिट्री स्पेस सैटेलाइट built on LM-2100 combat bus. It is a version of Lockheed Martin modernized modular LM-2100 space vehicle. अब हम बात कर लेते हैं आर्ट और कल्चर न्यूज की। तो आर्ट एंड कल्चर न्यूज में ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे अनाउंस हुई है कि इंडिया की 6 साइट्स को यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड कर लिया है। इंडिया की 6 साइट्स को अगर बात करें, यूनेस्को ने अपनी जो हेरिटेज साइट्स की लिस्ट होती है उसमें ऐड कर लिया। तो पहले अगर बात करें, यूनेस्को में टोटल 42 हेरिटेज साइट्स हुआ करती थी इंडिया की। अब अगर बात करें इन 6 को मिला के टोटल कितनी साइट्स हो जाएंगी, 48। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये 6 साइट्स कौन कौन सी हैं। तो ये जो 6 साइट्स हैं उसमें अगर बात करें, एक है सतपुरा टाइगर रिजर्व,
एक है आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, फिर है मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बेंकाल, ये मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बेंकाल आपकी कर्नाटक में है। फिर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, फिर बेधा घट लमेटा घाट घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर, फिर टेम्पल्स ऑफ कुचिपुड़म। ठीक है, तो ये 6 साइट्स को ऐड किया गया है, और इसी को बना के अगर बात करें इंडिया में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की 48 साइट्स हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंडिया की कितनी टोटल साइट्स हैं, 48 है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए, और कौन कौन सी साइट्स हैं, तो ये साइट आपको याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और कौन कौन सी साइट्स हैं ये पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। और फुल फॉर्म यूनेस्को का क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म तो आई होप सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, एस्टैब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 लंदन में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजौले। कौन है, ऑड्रे अजौले। अब हम रैंकिंग और इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एक रैंकिंग से यहाँ पर न्यूज है, न्यूज ये है कि इंडिया की रैंक आई है थर्ड, थर्ड रैंक आई है। अब ये थर्ड रैंक किसमें आई है वो देख लेते हैं। थर्ड रैंक, थर्ड स्पॉट ऑन रिकाई इंडेक्स। अब ये रिकाई इंडेक्स क्या है, बाय ईवाई, ईवाई ने ये रिपोर्ट निकाली है। तो अगर बात करें ये रिकाई क्या है, इंडिया हैज moved a notch higher at the third spot of EY Renewable Energy Country Attractiveness Index. रिकाई का फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इट इज द 57th रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, 57th रैंक, यानी अगर बात करें ये 57वीं बार की रैंक निकाली है। ईवाई का फुल फॉर्म क्या, ईवाई का फुल फॉर्म है अर्नेस्ट यंग, देखा लिखा है ना। इट इज द 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज बाय अर्नेस्ट यंग। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा रिलीज की गई है, अर्नेस्ट यंग द्वारा रिलीज की गई है। 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, और इंडिया की रैंक क्या आई है, इस बार थर्ड आई है। द यूएस की जो रैंक है वो टॉप पे है ऑन रिकाई 57, यानी 57 कंट्रियों का सर्वे हुआ, और जिसमें अगर बात करें यूएस ने टॉप किया, फिर सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे यूके और फिफ्थ पे फ्रांस है। तो रिन्यूएबल एनर्जी समझ ही रहे होगे, जो आपकी अगर बात करें जो नेचुरल एनर्जी है वही आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो उस पर काम किया जा रहा है, जैसे इंडिया सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहा है सोलर पे कर रहा है। तो इंडिया सोलर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली मोस्ट द पेंडेमिक विद जनरेशन फ्रॉम सोलर पीवी forecast to exceed coal before 2040. India also committed to setting a 450 gigawatt for renewable energy power capacity by 2030 इन द रीसेंट क्लाइमेट समिट होस्टेड बाय यूएस। तो इंडिया ने बोला भी है कि वो 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। फिर ईवाई ने अगर बात करें, यहाँ पे एक नोट दिया, ईवाई ग्लोबल पावर एंड यूटिलिटी कॉर्पोरेट फाइनेंस लीडर एंड रिकाई चीफ एडिटर बैन वॉरेन है, और पार्टनर एंड नेशनल लीडर जो है इसके वो कौन है इंडिया के, वो सोमेश कुमार है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, ये जरूरी है रिकाई का फुल फॉर्म क्या है, और ये 57th रिपोर्ट थी। और हाँ, ये 57 कंट्री नहीं है, 57th रिपोर्ट थी, ठीक है, 57th रिपोर्ट थी, और यूएस ने टॉप किया, सेकंड में चाइना है, थर्ड पे इंडिया है। अब स्पोर्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के एक प्लेयर हैं अर्जन सिंह भुल्लर। अर्जन सिंह भुल्लर ने अगर बात करें, ये अर्जन सिंह जो भुल्लर है ये पहले इंडियन बने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है कि पहले इंडियन बने जिन्होंने एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। आप लोगों ने एमएमए के बारे में शायद सुना होगा, एमएमए का फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। एक मूवी आई थी ब्रदर्स, जिसमें अक्षय कुमार थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, तो उसमें वो एमएमए फाइट फाइट करते हैं। या आपने मूवी देखी होगी सुल्तान, तो उसमें भी एमएमए फाइट होती है, ठीक है, यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट के थ्रू अगर बात करें फाइट की जाती है, और ये काफी ज्यादा हार्श होती है और हार्ड होती है। और इसमें अगर बात करें इंडिया के अर्जुन भुल्लर जो हैं वो पहले स्थान पर हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जरूर पेपर में भी क्वेश्चन बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है कि पहले भारतीय बने जिन्होंने एमएमए जीता है। काफी टफ कंपटीशन होता है ये, और वी हैव टू बी प्राउड कि किसी इंडियन ने एमएमए में अपना नाम दर्ज किया है। द रिजल्ट शो द इंडो कैनेडियन fighter take his MMA record to 11-1. Note: Arjun Singh Bhullad has won the gold medal in freestyle wrestling in 2010 Commonwealth Game in Delhi. तो 2010 में अगर बात करें अर्जुन सिंह भुल्लर ने गोल्ड मेडल जीता था रेसलिंग में, ठीक है।
तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की जो भी हमारे सेशन आते रहेंगे करंट के या और भी आगे अगर जीए के जो भी मैं सेशन लेके आऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।